जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए मैं आपको जो प्रैक्टिस सीरीज डिस्कस कर रहा हूं उसी श्रृंखला में आज ये दूसरी प्रैक्टिस सीट है। आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से इस सीट को सॉल्व किया होगा। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आंकड़ों 35, 12, 21 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आंकड़े हैं। कह रहे हैं इनका परिसर यानी कि इनकी रेंज क्या होगी। तो बच्चों, रेंज की परिभाषा अगर आपको पता होगी तो आपका एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। रेंज परिसर का मतलब है, यहां पर बेटा नंबर लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर आपको इसमें से छांटना होगा, उसमें से माइनस करना होगा सबसे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर आपको यहां पर लिखना है जो सबसे बड़ा है, माइनस करके सबसे छोटा नंबर आपको यहां पर लिखना है। बस ये हमें रेंज पता चल जाएगी। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू आपको सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है वो है 35। तो आपने यहां पर बेटा लिख देना है 35 का 35 लिख देना है, फिर माइनस करना है। सबसे छोटी संख्या को देखना है। सबसे छोटी संख्या यहां पर आपको मिल रही है, आई होप आपको मिल रही है 12। ठीक है, आप एक बार नहीं 12 नहीं मिल रही बेटा, आपको सबसे छोटी संख्या क्या मिली है, 7 मिली है। तो चलिए आपने यहाँ पर लिख दिया। तो 35 में से 7 यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। यहाँ पर आ जाएगा 28। ये इसकी रेंज हो गई बेटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा लिखा हुआ है ये बेटा है i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 6। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा आप एक शॉर्टकट याद रखना। वो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है बेटा, अगर i की पावर हमारे पास n है प्लस i की पावर n प्लस 2 है तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आपको 0 याद रखनी है। फिर से समझ लीजिएगा, i की पावर पर यहाँ क्या है, n है, जो पावर है उसमें क्या ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर क्रम से ये 2 पद हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे i की पावर कितना लिखा हुआ है, 3। अब बेटा 3 के बाद क्या चाहिए, मैं 3 के बाद हमें चाहिए 5। ठीक है, मैं गलत कर गया बेटा, यहाँ पर आपके पास 5 लिखा हुआ था। ठीक है, इस 6 को आपको क्या करना है, 5 करना है। ठीक है, जो प्रश्न था। तो अब बेटा क्या करना है, i की पावर 3 है और i की पावर 5 है। तो आपने देखा कि पावर में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 बढ़े या इससे 2 कम हो जाता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। और i की पावर बचा क्या है, 4। i की पावर 4 है बेटा, या 8 है, या 12 है, या 16 है। तो इन सभी की वैल्यू आप जानते हैं कि ये 1 होती है। तो i की पावर 4 की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी कि हमारा इसका भी ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे के प्रश्न देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। लिखा हुआ है एक बहुभुज में 170 विकर्ण है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, उसकी साइड्स होंगी। एक एन साइड का, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एन साइड का एक हमारे पास पॉलीगन है, उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, उसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि 170 विकर्ण हैं, विकर्ण की संख्या हमको 170 पहले से दे दी है। अच्छा, इसमें n क्या होता है, n होती है भुजाएं, n साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन यानी कि बहुभुज में n भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न में बेटा क्या है, विकर्णों की संख्या 170 दी गई है, n होती भुजाएं, तो हमसे कह रहे हैं कितनी भुजाएं, हमें भुजाओं की संख्या हमसे पूछ ली गई इस प्रश्न में, n(n-3)/2। बेटा इसको हम ऐसे फैक्टर करेंगे, 170 में 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर n(n-3). ऐसा करें, इसको बेटा 170 को हम 17 गुणे 10 में तोड़ ले तो 17 गुणे 10 170 और मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है n(n-3). ठीक है बच्चों, बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 गुणे ये हो गया 20 बराबर n(n-3). अब देखिए आपके यहां पर 2 फैक्टर ऐसे हैं और यहां पर भी 2 फैक्टर है। ध्यान देना, इस तरफ हमारे पास 2 फैक्टर हमें ऐसे मिलने चाहिए कि उसमें 3 का डिफरेंस हो। कैसे पता चलेगा 3 का डिफरेंस, जैसे लिखा हुआ है n(n-3), कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और 3 इससे कम हो रही है संख्या। तो यहां पर देखिए क्या है, 20 है और 17 है, कितने का अंतर है, 3 है, 3 का अंतर है। तो 20 में 17, यहां पर देखिए 3 कम हो रहा है। तो क्या है, n हमारे पास वो संख्या है जो बड़ी है,
n n माइनस 3, इसमें 3 कम हो रहा है तो बड़ी संख्या इधर से n है और इधर से बड़ी संख्या क्या है 20 है। तो यहां पर जो हमारे पास ये बहुभुज था उसमें 20 भुजाएं होनी चाहिए, 20 बेटा, यानी कि हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आप इसे हालांकि सिंपल फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे। आप 2 का गुणा करते 340 आता है, n स्क्वायर माइनस 3n हो जाता है, इसको आप इधर ले आते, सिंपल आप फैक्टर से भी कर सकते थे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का प्रश्न है, लिखा हुआ है बेटा 0 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे सामने प्रश्न है। अब देखिए नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा हम अंश में 1 जोड़ दें और 1 को घटा दें। अब इससे ये होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब ये आएगा तो ये कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपको मिलेगा केवल 1। ठीक है, आपने 1 dx लिखा, लिमिट लगी थी 0 से 1, आपने लिमिट लगा दी, फिर माइनस, माइनस है चूंकि यहां पर इसलिए माइनस लगाया, 1 अपॉन, फिर लिमिट कितनी थी 0 से लेकर 1 तक, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब बेटा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगा दी 0 से लेकर 1 तक, बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, लिमिट लगा दी बेटा यहां पर 0 से लेकर 1 तक। अब क्या करते हैं, यहां पर x पे ध्यान देना बेटा, यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि x, तो बच्चों अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करते हैं, एक बार x के प्लेस पर अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लगा करके x के प्लेस पे लोअर लिमिट लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर माइनस x के प्लेस पर 1 लिखा अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1, बेटा 1 tan पे वैल्यू होती π/4 एंगल पे, तो यहां π/4 आ जाएगा, माइनस जब आप लोअर लिमिट 0 डालेंगे x के प्लेस पे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा यहां से रिजल्ट मिला 1 माइनस का ये π/4 यहां से आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 1 माइनस π/4, ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि 1 माइनस पी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी बराबर 0 का एक मूल है। देखिए ये जो 1 माइनस पी है इसका एक मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। x के प्लेस पर आप 1 माइनस पी यहां पर डाल देंगे। चलिए रख देते हैं x के प्लेस पर 1 माइनस पी। x के प्लेस पर हमने लिखा यहां पर 1 माइनस पी होल ऑफ स्क्वायर लगा था, फिर p x के प्लेस पर 1 माइनस पी लिखा, प्लस यहां पर लिखा है 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। आप देखें तो 1 माइनस पी आपने इस पूरे समीकरण से कॉमन कर लिया, यहां मिला 1 माइनस पी, यहां प्लस का p और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 और 1 ये होगा 2, ये कैंसिल हुआ तो 2 ब्रैकेट में आया 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। 2 का आप डिवाइड 0 में कराएंगे तो 0 होगा, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा p की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई 1। अब आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं है, आप x की वैल्यू यहां पर अभी आपको फाइंड करनी है, आप p की वैल्यू 1 यहां पर डाल दीजिए। चलिए p की वैल्यू 1 डाल देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस p के प्लेस पर 1 है तो यहां पर हो गया x, यहां प्लस 1 माइनस p के प्लेस पे 1 तो 1 में से 1 चला गया 0, तो चलिए ये 0 ही आ रहा है, बराबर में क्या था 0 था। x आपने कॉमन कर लिया, ये मिला x प्लस 1 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू एक बार तो 0 मिल गई और x प्लस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 0, माइनस का 1। ठीक है, आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है, 0, -1। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, ये प्रायिकता का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर संख्या के मिलने की प्रायिकता बताओ जो 4 से बड़ी ना हो। ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, सवाल में कहा गया कि प्रायिकता में जब हम एक पासे को, एक डाइस को रोल करते हैं, एक पासे को फेंकते हैं, तो कह रहे हैं कि जो ऊपर का अंक आता है ऊपर की सतह पे जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम गणना करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि पासे के लिए जब भी प्रश्न होगा तो वो ऊपर की सतह जो हमें दिखती है उसी की बात की जाती है। उस प्रश्न में कह रहे हैं कि जो 4 से बड़ी ना हो, तो 4 से बड़ी ना हो यानी कि क्या ना हो, तो देखते हैं पासे में क्या होता है बेटा। जब आप पासा फेंकते हैं तो आपको ऊपर का अंक मिलता है 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से 1 से लेकर के 6 तक जब आप पासे को रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो या तो पासे पर ऊपर की सतह पे 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 5 या 6, बस इससे ज्यादा तो नहीं, 7 तो नहीं होता है पासे पर। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया कि हम जब पासे को फेंकें तो बताना प्रायिकता है कि 4 से बड़ी संख्या ना हो, यानी कि क्या ना हो,
5 भी ना हो और 6 भी ना हो, 4 से बड़ी ये ना हो, तो क्या हो, इन चारों में से कोई हो। तो बेटा जब हम प्रायिकता लिखते हैं तो प्रायिकता में फॉर्मूला क्या होता है, पश्चिमे घटित घटनाएं बटे कुल प्रकार। तो पश्चिमे क्या घटित, हमें क्या भाई 4 से बड़ी ना हो, यानी कि 5 6 ना हो, ये हो जाए, ये तो प्रायिकता चाहिए। तो 1 2 3 और 4 लिखेंगे। पासे के केस में बेटा आपको याद रखना है कुल प्रकार, एक पासा है तो 6 की घात n का सूत्र होता है, 6 की घात n, यहां पर n होता है जितने पासे, तो जैसे एक पासा है तो 6 की घात 1, ये हमारे कुल प्रकार बनेंगे। तो हमने यहां पर चूंकि एक ही पासा था तो हमने 6 की घात 1 ही लिखा। अब बेटा इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये 2/3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 2/3, यानी कि हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इधर के प्रश्न भी करा देते हैं। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में लिखा हुआ है एक इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, 5x² प्लस 9y² बराबर 77 लिखा है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आपका प्रश्न आसानी से हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं इसकी सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, इस इलिप्स की सेंट्रिसिटी बतानी है। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए बहुत आसान है, क्या करना है आपको, ई लिखना है, उत्केंद्रता जो आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या शॉर्टकट है, ध्यान से देखना बेटा, एक तो x² का गुणांक यहां पर 5 है और यहां पर बेटा y² का गुणांक यहां पर 9 है, तो x² का गुणांक और y² का गुणांक, आपको इन्हीं दोनों से मतलब है और किसी पर ध्यान नहीं देना है। फिर से देख लीजिएगा, इलिप्स का जब प्रश्न पूछा जाए और आपसे कहा जाए इस इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बतानी है आपको, तो आपको करना यह है x² के गुणांक और y² के गुणांक को ध्यान से देखना है। फिर क्या करना है भाई, इनको देख लिया, देखते हैं, देख के क्या मिला, 5 और 9, ये 2 अंक मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर का वर्गमूल, ठीक है, इन दोनों के अंतर का वर्गमूल। तो चलिए भाई लेते हैं, 9 और 5 इनका अंतर हुआ 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। ठीक है, क्लियर हो गया, इन दोनों के अंतर का वर्गमूल, तो 4 मिले, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल हो गया 2 बटे में बड़ी वाली संख्या का वर्गमूल, तो बड़ी वाली संख्या क्या थी 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3। ये हमारा रिजल्ट हो गया प्यारे बच्चों, 2/3, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लॉग का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बेटा 2 की पावर पर 3/log x बेस में 3। इसको बेटा समझ लेना, 1/log x और बेस में मैं y कह दूं। अगर ऐसी स्थिति मिले तो आपको बेटा क्या करना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप log लिखेंगे, x और y ये दोनों अपना स्थान बदल लेंगे, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। आइए उसी फॉर्मूले का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ था 2 की घात पर 3/log x बेस में 3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 तो ये लिखा, 1 में log x बेस 3, इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे, अभी मैंने आपको समझाया ना, x और 3 अपना स्थान बदल लेंगे, तो यहां पर 3 आएगा और ये x आएगा, 1/64। आई होप यहां तक आप सही बच्चों को आ गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3, इसको ध्यान से देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, log m की पावर अगर n हो तो ये n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास ये स्थिति है तो हम उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आप कहां भेज दोगे, ये 3 आप यहां पर भेज दोगे। आपको उम्मीद है कि अच्छे से यहां तक आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब क्या मिल रहा है, मिला 2 log 3 की पावर 3, ये हो गया 27 और बेस में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। यहां आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है बेटा 1/64। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो 1/64, 64 को लिखेंगे 2 की घात 6 और जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात -6, बस इसे आप सिंपल 2 की घात -6 से लिख दीजिए। यहां तक ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर दोनों पक्षों में देखें और आधार बराबर हैं तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ log 27 बेस x बराबर होगा -6 के। क्लियर है बच्चों, अब क्या करते हैं, log का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये 27 ऐसे यहां पर लिखा जाता है, x की पावर पर -6 आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये कैसे, ये देखिए मैंने यहां पर log का फॉर्मूला लिख देना, जैसे लिखा है आपके पास, लिखा है log x बेस में a, यहां पर लिखा है b, तो रिजल्ट होता है बेटा x बराबर a की पावर b। ये आपको याद रखना है, log का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा।
तो उसके हिसाब से ये मिला। तो बेटा जी x बराबर क्या आएगा 27 की घात, ये माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो ये पलट करके जाता है, यानी कि क्या हो गया माइनस का 1/6। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है। 27 को लिखते हैं 3 की घात 3 गुणे माइनस 1/6, ये इससे कैंसिल हुआ तो 3 की घात माइनस 1/2। जब आप इसे नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ रहा है x का 1/√3। 1/√3 बेटा रिजल्ट है, ये हमें मिलेगा सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बाकी के दोनों प्रश्न भी डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों, ये बाकी बचे 2 प्रश्न भी देख लेते हैं। 9 वाला जो प्रश्न है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बच्चों ने इसमें गड़बड़ की होगी। कैसे की होगी मैं आपको बताता हूं। बच्चों ने कहा, उन बच्चों ने सोचा होगा कि लिखा हुआ है 2,7 और प्रश्न है इस अंतराल में 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं। तो कई बच्चों ने ऐसे रिजल्ट निकाला होगा, 2 के बाद आएगा 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो उन बच्चों का जवाब हो गया होगा कि भाई ये 4 संख्याएं आ रही हैं, तो हम इस आधार पे बी वाला ऑप्शन करते हैं। कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, लेकिन गलत है बेटा। ये इसलिए गलत है, मैंने कहा कि अंतराल 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं होगी। यहां पर अगर मैं कह देता कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो आपका जवाब सही हो जाता है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन वास्तविक संख्याएं, आप ये जानते हैं कि अगर 2 वास्तविक संख्याएं हमारे पास लिखी हैं 1,2, मान लीजिए, इनके बीच में मैं आपसे कह दूं 1,2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, कितनी वास्तविक संख्याएं, कितने रियल नंबर्स होंगे। तो बेटा इसका जवाब होगा अनंत, इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा 1 और 2 के बीच में मान लीजिए आपने लिखा 1.1, फिर लिखा 1.2, फिर लिखा 1.3 या 1.4, या लिखा 1.11, 1.12, ठीक है, 1.13, या आपने लिखा 1.0001, 1.0002 एंड सो ऑन, न जाने कितनी संख्या है। तो बेटा इसका जवाब होगा कि अंतराल 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। इसका डी विकल्प होगा, ये 4 वाला आंसर जिसने दिया ये गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसे रफ करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस करता हूं। यहां पर बेटा हमारे पास जो 10 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ये मैट्रिक्स का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि ये ए मैट्रिक्स आपको दी जा रही है और आपसे कह रहे हैं ये कैसी है, आव्यूह है, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें हो सकता है दिक्कत हो, तो मैं बता देता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सममित आव्यूह का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे हैं अगर ये ए सिमेट्रिक है तो 3x + y का मान क्या होगा। यह सीधी सी बात है कि अगर आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह कहा गया तो इसका कुछ लॉजिक होगा। क्या लॉजिक होगा इसको आप समझ लें। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, यहां पर अंदर एलिमेंट मैं लिख दूं A11, A12, A13, ऐसे तो लिखे जाते हैं बेटा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स ए वाली सिमेट्रिक होगी तो फंडा क्या होगा, फंडा बेटा ये होता है Aij = Aj, ठीक है। अब Aj की जगह आप नंबर्स डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे लिखा है A12, तो I और J अपना स्थान बदल ले रहे हैं ना, तो A12 इसका मतलब A21, A23 तो इसका मतलब A32। ये बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए इस आधार पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा इस आधार पे क्या हो गया, आपने देखा A12, A21 ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर A मैट्रिक्स सममित है तो A12, A21 बराबर है, तो चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो 3 + x, देख लीजिए ये हमारे पास है ना बेटा, A12 की जगह A21 की जगह क्या है 1 - x है। तो चलिए इसको बराबर कर लिया। ये x को आप इधर भेज देंगे तो 2x बराबर ये इधर जाएगा तो 1 - 2 हो गया, 1 - 3 हो गया -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप देखिए A23 और A32 ये बराबर कर सकते हैं, यानी कि y + 1 5 - y के बराबर हो जाएगा।
तो y प्लस 1 बराबर हो गया 5 माइनस वाई के। ये माइनस का y इधर ले आएंगे तो ये हो गया प्लस का, 5 में से 1 गया 4, y की वैल्यू हो गई 2। अभी आपने देखा x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। अब हम यहाँ पर वैल्यू अपनी डाल देते हैं। क्या है बेटा, 3x प्लस y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो चलिए रखते हैं 3x के प्लेस पे -1 प्लस y के प्लेस पर 2, तो यहाँ मिला है -3 प्लस 2, तो रिजल्ट क्या आया, -1 आ रहा है। -1 यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज है दूसरे नंबर की, इसमें 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।